कोरोना या कोविड-19 कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज इसने एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। कोरोना वायरस ने सारी मानवता को बेबस और लाचार कर दिया है। दुनिया भर में अब तक कोरोना ने 23,30,000 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। वहीं 1,60,000 से अधिक जिंदगियों को लील लिया है। किसे पता था कि जो दुनिया अपने ज्ञान, तकनीकी और आर्थिक विकास पर इतना दम भरती है, उसे एक छोटा सा वायरस बेबस और लाचार बनाकर छोड़ देगा। दुनिया भर में बड़े से बड़े देश आज कोरोना महामारी के सामने बेबस और लाचार नज़र आ रहे हैं। हर तरफ मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहरों में चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही हैं। भारत में भी कोरोना ने जमकर कहर ढाया है। भारत सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद अब तक भारत में 15,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। वहीं अब तक 507 लोगों की जानें चली गई हैं। कोरोना के इस कहर में दुनिया भर की सरकारें अपने अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही हैं। भारत में भी 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि 14 अप्रैल को लोगों को लॉकडाउन से निजात मिलेगी, लेकिन 14 अप्रैल के आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 2.0 की घोषणा की। अब आइए जानते हैं कि लॉकडाउन 2.0 की क्या है बड़ी बातें। कोरोना संकट की इस घड़ी में देशव्यापी लॉकडाउन 2.0 को 15 अप्रैल से 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था व लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल से देश भर के लॉकडाउन के दौरान आंशिक राहत देने का किया फैसला। आंशिक राहत भी कुछ शर्तों और निर्देशों के साथ होगा। लॉकडाउन 2 को लागू करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जारी किया व्यापक समेकित दिशा निर्देश। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है सरकार द्वारा जारी किए गए व्यापक निर्देश। लॉकडाउन 2 के दौरान 20 मई के बाद कौन कौन से क्षेत्रों में दी जाएगी राहत, कौन कौन से ऐसी गतिविधियां हैं जो लॉकडाउन के दौरान भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही जानेंगे कि वह कौन सी शर्तें और कौन से दिशा निर्देश हैं जिन्हें आंशिक राहत के दौरान पालन करना पड़ेगा। आंशिक लॉकडाउन लागू करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाया जाएगा। 20 अप्रैल से दिए जाने वाले आंशिक राहत को उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जो कोरोना हॉटस्पॉट में शामिल नहीं होंगे। 20 अप्रैल तक सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने राज्यों में भारत सरकार की स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट और विशेष संक्रमण जोन की पहचान करेंगे। इन हॉटस्पॉट और विशेष संक्रमण जोन में लॉकडाउन के दौरान कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि अगर भविष्य में भी किसी क्षेत्र को कोरोना हॉटस्पॉट या विशेष संक्रमण जोन के रूप में चिन्हित किया जाता है तो 20 मई से दी जाने वाली राहत को वहाँ तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और पहले की भांति पूरी तरह से लॉकडाउन को स्थापित किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से ये सुनिश्चित करेंगे कि हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान बाहर से भीतर या भीतर से बाहर कोई भी व्यक्ति आवागमन न कर सके। केवल आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य तथा कानून व्यवस्था को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को संक्रमण जोन या हॉटस्पॉट के भीतर आने जाने की छूट नहीं होगी। आंशिक राहत को लागू करने से पहले राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें तथा जिलों के जिलाधिकारी संबंधित क्षेत्रों में कार्यालयों, कार्यस्थलों व फैक्ट्रियों में सामाजिक दूरी बनाए रखने को लेकर आवश्यक सभी ज़रूरतों की तैयारी सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी व्यापक दिशा निर्देशों का पालन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी सख्ती से करना होगा। बल्कि अपनी स्थानीय ज़रूरतों को देखते हुए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त शक्ति बरतने या लॉकडाउन के दौरान
दी जाने वाली राहत को वापस लेने की छूट होगी। आइए देखते हैं कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान कौन कौन सी पाबंदियां बनी रहेंगी। सबसे पहले सभी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। सुरक्षा जरूरतों को छोड़कर सभी यात्री ट्रेन सेवाएं और बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। सुरक्षा में लगे या विशेष अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर जिले और जिले से बाहर, राज्यों और राज्य से बाहर आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर पूरी तरह से पाबंदी बरकरार रहेगी। सभी शिक्षण और प्रशिक्षण तथा कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी समेकित दिशा निर्देशों में अनुमति प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी उद्योग एवं व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। दिशा निर्देशों में अनुमति प्राप्त सेवाओं को छोड़कर सभी होटल्स बंद रहेंगे। सभी टैक्सी सेवाएं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और कैब सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरनेट पार्क, थिएटर, साइबर ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम जैसे सभी स्थान शामिल हैं। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन से जुड़े शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजनों के लिए इकट्ठा होने पर पूरी पाबंदी होगी। मृतकों के अंतिम संस्कार के दौरान 20 व्यक्तियों से अधिक इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आइए जानते हैं किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी गतिविधियों को 20 मई के बाद मिलेगी राहत। बता दें कि यह आंशिक राहत कुछ शर्तों और गृह मंत्रालय द्वारा जारी समेकित दिशा निर्देशों के साथ दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन इस राहत को लागू करने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सभी जरूरी तैयारियों को सुनिश्चित करेगा। साथ में यह भी सुनिश्चित करेगा कि आंशिक राहत को लागू करते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन किया जाए। हम आपको बताएंगे कि क्या है ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और उसके भीतर कौन कौन से प्रावधान हैं। लॉकडाउन 2 के दौरान 20 अप्रैल से सरकार ने कुल 16 सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों से जुड़ी गतिविधियों पर राहत देने की घोषणा की। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 16 क्षेत्र हैं जिन्हें लॉकडाउन के दौरान 20 मई के बाद राहत दी जाएगी। नंबर 1, समस्त स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें आयुष भी शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं पूर्णतः खुली रहेंगी। सभी दवा की दुकानें, फार्मेसी, जन औषधालय एवं स्वास्थ्य उपकरणों की बिक्री करने वाली दुकानें पूरी तरह खुली रहेंगी। सभी स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में कलेक्शन सेंटर खुले रहेंगे। सभी फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च प्रयोगशालाएं तथा कोरोना पर रिसर्च करने वाली शोधशालाएं पूरी तरह से खुली रहेंगी। सभी पशु अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, पशुओं से जुड़े टीके और दवाओं की बिक्री और आपूर्ति करने वाली संस्थाएं खुली रहेंगी। ऐसे सभी निजी संस्थान जो आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में सहयोग दे रहे हैं, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सहयोग दे रहे हैं, खुले रहेंगे। इनमें घरेलू देखभाल एवं उपचार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले तथा अस्पतालों को आवश्यक आपूर्ति मुहैया कराने वाले भी शामिल हैं। दवा निर्माण से जुड़ी सभी इकाइयां, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन, दवा तथा दवाओं की पैकेजिंग और कच्चा माल बनाने से जुड़ी गतिविधियां संचालित होती रहेंगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के निर्माण संबंधी गतिविधियां चालू रहेंगी। मसलन एम्बुलेंस का निर्माण। सभी व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, मिडवाइफ व अन्य अस्पताल कर्मियों तथा एम्बुलेंस की आवाजाही पूरे राज्य में बनी रहेगी। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइफ और अन्य अस्पताल कर्मियों तथा एम्बुलेंस की आवाजाही राज्यों तथा राज्य के बाहर पूरी तरह से बनी रहेगी। अब आइए देखते हैं कृषि संबंधी गतिविधियाँ। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। देश भर में लाखों किसान कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। किसान हमारा अन्नदाता है। कोरोना के समय भी, कोरोना के बाद भी हमें जीवन जीने के लिए, पेट भरने के लिए अन्न की आवश्यकता है। इसीलिए कृषि सरकार की सबसे प्राथमिकता में है। आइए देखते हैं कृषि संबंधी गतिविधियों में किन कार्यों को लॉकडाउन 2 के दौरान राहत दी गई है। सबसे पहले
कृषि और बागवानी से संबंधित सभी गतिविधियां पूरी तरह से संचालित होती रहेंगी। मसलन खेतों में किसान एवं कृषि मजदूरों द्वारा कृषि कार्य जारी रखा जाएगा। कृषि उत्पादों की खरीद में शामिल संस्थाएं, जिनमें एमएसपी भी शामिल है, कृषि उत्पाद बाजार समितियों, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित मंडियां, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं उद्योगों द्वारा किसानों या कोऑपरेटिव सोसाइटी से सीधी कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त जारी रहेगी। मंडियों में इकट्ठा होने वाली भीड़ से बचने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें विकेंद्रित विपणन प्रणाली का उपयोग करते हुए सीधे ग्राम स्तर से खरीदारी की व्यवस्था कर सकती हैं एवं स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी हुई दुकानें तथा इन्हें सप्लाई करने वाली चेन व रिपेयरिंग से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विनिर्माण तथा वितरण और विक्रय से संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी। फसलों की कटाई, बुवाई तथा इनसे जुड़ी मशीनें तथा अन्य कृषि उपकरणों की राज्य के भीतर एवं बाहर आवाजाही पूरी तरह जारी रहेगी। मत्स्य पालन, मछली उद्योग भारत का एक बहुत बड़ा उद्योग है। देश के भीतर और लंबी समुद्री सीमाओं पर लाखों लोग मत्स्य उद्योग से अपना भरण पोषण करते हैं। आइए देखते हैं कि मत्स्य उद्योग से जुड़ी कौन सी गतिविधियों में लॉकडाउन 2 के दौरान 20 मई से राहत दी गई है। देश के भीतर और समुद्री इलाकों में मछली पकड़ने, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री, सीडिंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन और मछलियों के सेल और मार्केटिंग से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियां खुली रहेंगी। हैचरी, फीड प्लांट्स और कमर्शियल एक्वेरिया जैसी गतिविधियां भी खुली रहेंगी। मछलियों, मत्स्य उत्पादों, मत्स्य बीजों, चारे और इससे जुड़े मजदूरों की आवाजाही संबंधी गतिविधियां खुली रहेंगी। पौधारोपण भी कृषि से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्य है। देश भर के कई हिस्सों में कुछ कृषि संबंधी पौधों की रोपाई की जाती है। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन सी गतिविधियां राहत के अंतर्गत शामिल की गई हैं। चाय, कॉफ़ी, रबर के पौधों की रोपाई अधिकतम 50% कामगारों के साथ। चाय, कॉफ़ी, रबर तथा काजू उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सेल और मार्केटिंग से संबंधित सभी गतिविधियां अधिकतम 50% कामगारों के साथ खुली रहेंगी। पशुपालन, भारतीय किसानों के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। देश के अधिकतर किसान पशुपालन के द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं। आइए जानते हैं पशुपालन से जुड़ी कौन कौन सी गतिविधियां लॉकडाउन 2 के दौरान राहत के दायरे में होंगी। दुग्ध प्रसाधन, देश भर में दूध प्रसाधन इकाइयों के द्वारा दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वितरण और दुग्ध उत्पादों की बिक्री तथा इसकी सप्लाई चेन व ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई गतिविधियां खुली रहेंगी। पशुपालन फार्मों का संचालन, पोल्ट्री फार्म, हैचरी और लाइव स्टॉक फार्मिंग से जुड़ी गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। पशु चारे का निर्माण, सीड प्लांट्स और इससे जुड़े कच्चे माल की आपूर्ति संबंधी गतिविधियां भी संचालित हो सकेंगी। पशुओं के शेल्टर होम और गौशालाएं पूरी तरह से खुली रहेंगी। आर्थिक क्षेत्र, लॉकडाउन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और आर्थिक गलियारे में सबसे बड़ी चिंता आर्थिक विकास को लेकर ही रही है। आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने राहत के दौरान किन किन आर्थिक गतिविधियों को खोलने पर विचार किया है। सभी बैंक शाखाएं, उनके एटीएम, बैंकिंग सेवाओं से जुड़े आईटी वेंडर्स, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एटीएम ऑपरेटर, कैश मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी। सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से देश भर के तमाम लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान कैश ट्रांसफ़र सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए उन्हें सरकारों द्वारा तत्काल कैश मुहैया कराया जा रहा है। कैश मुहैया कराए जाने के इस काम को पूरा होने तक सभी बैंक शाखाओं को पूरे वर्किंग आवर काम करने की अनुमति होगी। स्थानीय प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा खाताधारकों की भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए बैंक शाखाओं तथा बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराएगा। सेबी और सेबी द्वारा अधिसूचित सभी कैपिटल और डेट मार्केट सेवाएं संचालित होती रहेंगी। आईआरडीए तथा बीमा कंपनियां
पूरी तरह से अपना काम करती रहेंगी। सामाजिक क्षेत्र, लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर सामाजिक क्षेत्र पर पड़ा है। लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल नहीं पा रहे हैं, अपने अपने घरों में कैद हैं। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई अन्य तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियां जो पूरी तरह से बंद हैं। आइए देखते हैं कौन सी सामाजिक गतिविधियां हैं जिनको लॉकडाउन 2 के दौरान राहत मिलेगी। सभी अनाथालय बच्चों, दिव्यांगों, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों, वृद्धजनों, महिलाओं और विधवाओं के लिए संचालित शेल्टर होम पूरी तरह खुले रहेंगे। किशोरों के लिए स्थापित निरीक्षण गृह, आफ्टर केयर होम और सुरक्षा गृह पूरी तरह खुले रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन का भुगतान समय पर किया जाएगा। ईपीएफओ द्वारा संचालित प्रोविडेंट फंड का भुगतान भी जारी रहेगा। आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा लाभार्थियों मसलन बच्चों, महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं को उनके घर जाकर भोजन व पोषक पदार्थों का वितरण प्रत्येक 15 दिन में एक बार किया जाएगा। लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। शैक्षणिक क्षेत्र, देश भर के शैक्षणिक संस्थान लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बंद हैं। बच्चे घरों में कैद हैं। सीबीएसई तथा देश के तमाम शिक्षा बोर्ड अपनी परीक्षाओं का संचालन भी सुचारू रूप से नहीं कर सके हैं। तमाम परीक्षाओं के परिणाम घोषित होना बाकी हैं। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कापियों का मूल्यांकन भी सही समय पर नहीं हो सका है। ऐसे समय में शैक्षणिक क्षेत्र की समस्त गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। आइए देखते हैं सरकार ने शैक्षणिक क्षेत्र की किन गतिविधियों को लॉकडाउन 2 के दौरान 20 मई से राहत देने की योजना बनाई है। लॉकडाउन 2.0 के दौरान भी शैक्षणिक संस्थानों के खोले जाने का कोई संकेत नहीं है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण तथा कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन यह संस्थान ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करते हुए शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य जारी रख सकेंगे। इस दौरान दूरदर्शन तथा अन्य शैक्षणिक चैनलों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। मनरेगा, देश भर में रोजगार गारंटी के तहत लाखों मजदूरों को अनिवार्य रूप से रोजगार देने का काम मनरेगा के तहत किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिससे इन मजदूरों के भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। आइए देखते हैं मनरेगा के अंतर्गत किन गतिविधियों को सरकार ने लॉकडाउन 2 के दौरान 20 मई के बाद मंजूरी देने का निर्णय लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए तथा मास्क पहनकर मनरेगा वर्कर्स को काम करने की छूट होगी। मनरेगा कर्मियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्यों में किए जाने पर प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित सिंचाई योजनाओं, जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में भी मनरेगा कर्मियों को इस्तेमाल किया जा सकेगा। जन सुविधाएं, तमाम जन सुविधाएं लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। कुछ जन सुविधाओं को सरकार ने अलग अलग तरह से थोड़ी छूट दे करके चालू की थी, लेकिन इससे आम लोगों की समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। आइए देखते हैं जन सुविधाओं से जुड़ी कौन सी गतिविधियां लॉकडाउन 2 के दौरान 20 मई के बाद पूरी तरह से खुली रहेंगी। ऑयल और गैस सेक्टर जैसे रिफिलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिटेल प्रोडक्शन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पीएनजी, एलपीजी आदि से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से खुली रहेंगी। केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों के स्तर पर बिजली का निर्माण, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगा। सभी डाक सेवाएं तथा पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, म्यूनिसिपल और लोकल बॉडी के स्तर पर जल आपूर्ति, सैनिटाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सेवाओं से जुड़ी समस्त गतिविधियां जारी रहेंगी। राज्यों के भीतर और बाहर यातायात, लोडिंग, अनलोडिंग संबंधी गतिविधियां, सामान ढुलाई से जुड़ी हुई सभी गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। रेलवे द्वारा मालगाड़ियों का संचालन एवं पार्सल ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा। सी पोर्ट तथा कार्गो ढुलाई के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो तथा अधिकृत कस्टम क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स का संचालन किया जा सकेगा। आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी, फूड प्रोडक्शन, स्वास्थ्य सेवा संबंधी वस्तुओं की क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रांसपोर्ट के लिए लैंड पोर्ट खुले रहेंगे। हवाई मार्गों से कार्गो की ढुलाई और राहत बचाव कार्यों के लिए हवाई अड्डों तथा इससे जुड़ी
संसाधनों का संचालन पूरी तरह से किया जा सकेगा। सभी ट्रकों एवं माल वाहनों का संचालन 2 ड्राइवरों व 1 सहायक के साथ किया जा सकेगा। ड्राइवरों के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी होगा। सामान लेने व उतार कर वापस जाते समय खाली ट्रकों व माल वाहनों का आवागमन खुला रहेगा। ट्रक रिपेयरिंग की दुकानें, ढाबे सभी राजमार्गों पर खुले रहेंगे, बशर्ते इनमें काम करने वाले सभी लोग निर्धारित सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हों। रेलवे, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड पोर्ट का संचालन तथा इससे जुड़े आवश्यक कर्मचारियों व संविदा कर्मियों को आने जाने की छूट होगी, जिन्हें संबंधित विभागों के नामित अधिकारियों द्वारा अधिकृत स्थानीय अधिकारी के माध्यम से पास जारी किया जाएगा। आवश्यक सामानों की आपूर्ति। लॉकडाउन के दौरान देश भर में घरेलू आवश्यक सामानों की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। लॉकडाउन 2 के दौरान 20 मई के बाद घरेलू आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी कौन कौन सी गतिविधियां लॉकडाउन 2 के दौरान 20 मई के बाद खुली रहेंगी। आवश्यक सामानों की आपूर्ति चेन से जुड़ी हुई सुविधाएं बिना किसी निर्धारित समय की पाबंदी के संचालित हो सकेंगी। इनमें सभी होलसेल, खुदरा या स्थानीय स्टोर या ई व्यवसाय से जुड़ी हुई कंपनियां भी शामिल हैं। खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग की चीज़ों से जुड़ी किराना स्टोर, आवश्यक सामानों से जुड़े एकल स्टोर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड की दुकानें, हाइजीन आइटम, फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मीट, मछली, पशुओं के चारे, अंडे आदि से जुड़ी दुकानें बिना खुलने और बंद होने की पाबंदी के साथ खुली रहेंगी, बशर्ते उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा लोगों के अपने घरों से बाहर आवाजाही को कम करने के लिए होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। व्यावसायिक एवं निजी संस्थान। अब देखते हैं कौन कौन से व्यावसायिक और निजी संस्थान लॉकडाउन 2 के दौरान 20 मई से खुल सकेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडिया तथा डीटीएच एवं केबल सेवाएं पूरी तरह से संचालित रहेंगी। आईटी और इससे जुड़ी हुई सेवाएं अपने 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे। डाटा और कॉल सेंटर केवल सरकारी प्रयोजन के लिए काम कर सकेंगे। ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर CSC अपना काम कर सकेंगे। ई व्यवसाय से जुड़ी हुई कंपनियां इनसे जुड़ी गाड़ियों को भी आवश्यक अनुमति के साथ चला सकेंगे। लॉजिस्टिक चेन से जुड़ी सभी कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज जिनमें सी पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो से जुड़े तथा निजी कोल्ड स्टोर एवं वेयर हाउस भी शामिल हैं। प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं, कार्यालयों व आवासीय भवनों के रख रखाव से जुड़ी सुविधाओं के प्रबंधन में लगे सभी एजेंसियां अपना काम कर सकेंगी। ऐसे सभी होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, लॉज जिनमें या तो लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोग या पर्यटक रह रहे हों या स्वास्थ्य सेवाओं, हवाई या समुद्री सेवाओं से जुड़े लोग रह रहे हों, पूरी तरह खुले रहेंगे। ऐसी सभी स्थापनाएं जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर के रूप में उपयोग के लिए स्थापित या चिन्हित किया गया है, खुले रहेंगे। स्वरोजगार जैसे इलेक्ट्रीशियन, IT, रिपेयर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक व कारपेंटर आदि से जुड़ी हुई सेवाएं संचालित हो सकेंगी। उद्योग एवं औद्योगिक अवस्थापनाएं। आर्थिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान को देखते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन 2 के दौरान विभिन्न उद्योगों और औद्योगिक इकाइयों को खोले जाने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं कौन से वो उद्योग और औद्योगिक इकाइयां हैं। नगर निगमों व नगर पालिका क्षेत्रों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग चलाए जा सकेंगे। ऐसी सभी विनिर्माण और औद्योगिक अवस्थापनाएं जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र SEZ, निर्यात आधारित इकाइयों तथा इंडस्ट्रियल स्टेट व टाउनशिप में अपना नियंत्रण रखती हैं, अपना कार्य कर सकेंगी। इन सभी अवस्थापनाओं में अपने कामगारों को अपने परिसर में या यथासंभव आसपास के भवनों में रहने का प्रबंध करना होगा। निर्धारित सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इन्हें कार्यस्थल पर ले जाने व वापस पहुंचाने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यक सामानों मसलन दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरणों एवं उनसे जुड़े कच्चा माल तैयार करने वाली सभी इकाइयां अपना काम कर सकेंगी। नगर निगमों व नगर पालिका क्षेत्रों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित फूड प्रोसेसिंग यूनिट अपना काम कर सकेंगी। सतत प्रक्रिया एवं सप्लाई चेन वाली उत्पादन इकाइयां भी अपना कार्य कर सकेंगी। IT, हार्डवेयर व निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई इकाइयां भी अपना कार्य कर सकेंगी। कोयला उत्पादन, खनन, खनिज उत्पादन, उनका परिवहन, विस्फोटकों की आपूर्ति एवं खनन उद्योग से जुड़ी अन्य गतिविधियां पूरी तरह से संचालित हो सकेंगी।
पैकिंग मटेरियल के निर्माण से जुड़ी सभी इकाइयां अपना कार्य कर सकेंगी। जूट उद्योग अलग अलग शिफ्टों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए संचालित किए जा सकेंगे। ऑयल और गैस अन्वेषण व शोधन के कार्य किए जा सकेंगे। नगर निगमों व नगर पालिका क्षेत्रों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ईंट भट्ठे भी खुले रहेंगे। विनिर्माण गतिविधियां नगर निगमों व नगर पालिका क्षेत्रों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सड़क निर्माण से जुड़ी अन्य गतिविधियां, सिंचाई परियोजना, अन्य सभी प्रकार के उद्योग परियोजनाएं जिनमें एमएसएमई भी शामिल है और औद्योगिक परिक्षेत्र में सभी प्रकार की परियोजनाएं संचालित होती रहेंगी। नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण भी जारी रहेगा। नगर निगमों व नगर पालिका क्षेत्रों में ऐसे विनिर्माण कार्य को पूरा करने जहां काम करने के लिए साइट पर कामगार उपलब्ध हैं अनुमति प्राप्त होगी। इसके लिए बाहर से कामगारों को नहीं लाया जाएगा। व्यक्तियों के आवागमन में राहत। आइए देखते हैं कौन से व्यक्तियों को किस तरह के आवागमन के लिए राहत दी जाएगी। आवश्यक सामानों की खरीद एवं स्वास्थ्य जैसी आपात सेवाओं के लिए निजी वाहनों को ऐसे मामलों में 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त पीछे के सीट पर एक व्यक्ति और 2 पहिया वाहन पर केवल ड्राइवर को अनुमति दी जाएगी। सभी कार्मिक जिन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने आने के लिए यात्रा करनी है, वे इस संबंध में राज्य सरकारों या स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे। भारत सरकार एवं सभी अधीनस्थ स्वायत्त संस्थाओं के कार्यालय खुले रहेंगे। सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, अर्ली वार्निंग एजेंसियां, आईएमडी, INCOIS, CASE, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, CWC आदि अपना कार्य करते रहेंगे। राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेहरू युवा कल्याण केंद्र, कस्टम आदि बिना किसी पाबंदी के अपना काम कर सकेंगे। अन्य मंत्रालय, विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालय डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों के 100% उपस्थिति के साथ काम करते रहेंगे। शेष अधिकारी और स्टाफ की उपस्थिति आवश्यकता अनुसार 33% तक हो सकती है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, उनके अधीनस्थ स्वायत्त संस्थानों तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यालय खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन व आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन, नगर सेवाएं अपना कार्य बिना किसी प्रतिबंध के करती रहेंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य विभागों के कार्यालय अपने सीमित स्टाफ के साथ कार्य करते रहेंगे। ग्रुप A और B के अधिकारी आवश्यकता अनुसार कार्यालय जा सकते हैं, जबकि ग्रुप C और नीचे के स्टाफ 33% की संख्या में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आवश्यकता अनुसार कार्यालय जा सकते हैं, किंतु डिलीवरी व जन सेवाओं के लिए आवश्यक स्टाफ की तैनाती की जाएगी। जिला प्रशासन और महालेखाकार के स्थानीय कार्यालयों सहित ट्रेजरी अपना कार्य सीमित स्टाफ के साथ करते रहेंगे, किंतु आपूर्ति व जन सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्टाफ की तैनाती की जाएगी। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के रेजिडेंट कमिश्नर नई दिल्ली में कोविड-19 संबंधी गतिविधियों के समन्वय तथा आंतरिक संचालन की सीमा में कार्य करते रहेंगे। चिड़ियाघरों, पौधशालाओं, वन्य जीव संरक्षण, वनों में अग्निशमन, पौधारोपण, वनों में गश्ती आदि की देखरेख तथा संचालन से जुड़े वन विभाग के कर्मचारी अपना कार्य करते रहेंगे। किसको रहना है अनिवार्य क्वारंटाइन में? लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य क्वारंटाइन में रहने के लिए भी भारत सरकार ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन केंद्रों पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है, उन्हें निर्धारित अवधि तक क्वारंटाइन में रहना ही होगा। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटाइन में रह चुका ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्वारंटाइन अवधि पूरा कर चुका हो और 15 फरवरी 2020 के बाद भारत में आया हो और वह टेस्ट के दौरान कोरोना मुक्त पाया गया हो, तो उसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छोड़ दिया जाएगा। कैसे लागू होंगे लॉकडाउन के उपाय? आइए देखते हैं लॉकडाउन 2 को कैसे लागू किया जाएगा। लॉकडाउन 2.0 के दौरान कोविड-19 के संबंध में जारी राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी जिले के जिलाधिकारियों की होगी। इसके लिए जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अधिशासी मजिस्ट्रेटों को संबंधित अधिकार क्षेत्रों में इंसिडेंट कमांडर के रूप में नियुक्ति करेंगे। लॉकडाउन 2 के दिशा निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू करने का सारा दारोमदार इन्हीं इंसिडेंट कमांडरों पर होगा। अन्य सभी विभाग अपने अपने क्षेत्र में अपना कार्य इन्हीं इंसिडेंट कमांडरों के निर्देश में करेंगे। ये इंसिडेंट कमांडर ही ज़रूरत के अनुसार लोगों को आवाजाही के लिए पास भी जारी करेंगे। ऐसे इंसिडेंट कमांडर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अस्पतालों के आधारभूत ढांचे का विस्तार एवं इसके लिए आवश्यक संसाधनों
कामगारों व जरूरी सामानों की पहुंच में कोई बाधा न आए। सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक संस्थानों, कार्यस्थलों, कार्यालयों में काम करने से पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाएगा। क्या है ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले आइए जानते हैं कुछ दंडात्मक प्रावधान। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए सरकार ने पूरे दंड की भी व्यवस्था की है। लॉकडाउन 2 के दौरान जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 और 60 के तहत तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश। आइए देखते हैं सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले सार्वजनिक स्थलों के लिए निर्देश। सार्वजनिक स्थलों व सभी कार्यस्थलों पर सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों व यातायात से जुड़े सभी प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। कोई भी संगठन या प्रबंधन सार्वजनिक स्थलों पर 5 या इससे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देगा। शादी समारोहों तथा अंतिम संस्कारों में लोगों के इकट्ठा होने को जिलाधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूरा प्रतिबंध रहेगा और साथ ही थूकने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। कार्यस्थलों पर अब आइए देखते हैं कार्यस्थलों पर काम करने के लिए कौन कौन से निर्देश हैं। सभी कार्यस्थलों पर कामगारों का तापमान स्क्रीनिंग के लिए उचित सुविधा तथा उचित रूप से सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी कार्यस्थलों पर एक से दूसरे शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का अंतर रखा जाएगा और लंच ब्रेक के दौरान सामाजिक दूरी का पूर्णतः पालन किया जाएगा। 65 साल से अधिक के व्यक्तियों तथा 5 साल से कम के बच्चों के माँ बाप को कार्यस्थल पर आने की बजाय घर से काम करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी संगठन अपने कार्यस्थलों को एक से दूसरे शिफ्ट के बीच सैनिटाइज करेंगे। लंबी बैठकों पर पाबंदियां रहेंगी। अब देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र में काम करने के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश हैं। सामान्य सतहों पर नियमित रूप से सफाई तथा नियमित हैंडवाश को अनिवार्य बनाया जाएगा। कामगारों को एक से दूसरे शिफ्ट के बीच अंतर तथा कैंटीन आदि में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। अच्छी हाइजीन संबंधी आदतों को सिखाने के लिए संवाद और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? लॉकडाउन 2 के दौरान 20 मई के बाद दी जाने वाली राहत में कौन सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार कार्यालयों, कार्यस्थलों तथा फैक्ट्रियों से जुड़े सभी क्षेत्रों को यूजर फ्रेंडली संक्रमण रोधी पदार्थों से संक्रमण मुक्त किया जाएगा। मसलन बिल्डिंग का प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया, कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपन एरिया, बरामदा, केबिन, लिफ्ट, उपकरण, वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, वाटर टैप तथा सभी सर्फेसेज आदि को पूर्णतः संक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। बाहर से आने वाले कामगारों के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था होगी। प्राइवेट वाहनों पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। इन वाहनों में क्षमता से 30 से 40% सवारियां ही बैठेंगी। सभी वाहनों तथा मशीनों को परिसर में पहुंचने से पहले संक्रमण रोधी स्प्रे के माध्यम से संक्रमण मुक्त करना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल पर आने जाने वालों के तापमान लेने की अनिवार्य व्यवस्था होगी। कामगारों के स्वास्थ्य बीमा को अनिवार्य बनाया जाएगा। प्रवेश और निकास के सभी स्थलों, सामान्य जगहों पर यथासंभव स्पर्श रहित सुविधा वाले हैंड वॉश तथा सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। कामगारों के एक से दूसरे शिफ्ट के बीच अंतर तथा लंच ब्रेक के दौरान सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। भीड़ या 10 से अधिक व्यक्तियों की बैठक से बचा जाएगा। कार्यस्थल पर बैठकों, प्रशिक्षण तथा काम करते समय एक से दूसरे व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। लिफ्ट की साइज के अनुरूप 2 से 4 व्यक्ति ही एक साथ लिफ्ट में आ जा सकेंगे। सीढ़ियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। गुटखा, तंबाकू के सेवन तथा थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। कार्यस्थल अनावश्यक रूप से मिलने वालों पर पूरी तरह प्रतिबंध रखेंगे। आसपास कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकृत अस्पतालों को पता लगाकर उनकी सूची कार्यस्थल पर हमेशा उपलब्ध रखी जाएगी। तो इस तरह आपने देखा कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान 20 मई के बाद देश भर में कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, सभी को क्या करना है, कैसे करना है, इसका अच्छी तरह पता हो। इसके लिए सरकार ने विशेष रूप से एक समेकित व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है। हमें विश्वास है कि आप इन समेकित दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे और अपने अच्छे नागरिक होने का पूरा दायित्व निर्वहन करेंगे। संकट की इस घड़ी में
कोरोना महामारी से लड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।